हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं सौरभ आप सभी लोगों का साइंस फैकल्टी और सभी मेरे भाइयों का बहुत ही तहे दिल से आज की आपकी इस क्लास में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। और आज अपन यहाँ पे पार्ट 11 करने वाले हैं, एक अपनी बहुत ही आ, बढ़िया शानदार सीरीज साइंस का महाअभ्यास जो मैं चला रहा था, जिसमें अपन रिवीजन कर रहे थे साइंस के कुछ बेहतरीन सवालों का, महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न का। आप सभी को पता है लेवल 2, 3 और 5 आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम बचा हुआ है, जिसकी डेट आ गई है 13 जून को आपका पेपर होने वाला है। तो अब एकदम लग जाओ, तुम्हारे पास बहुत ही कम दिन बचे हैं, एक महीने से कम का टाइम है। एकदम लग जाओ बढ़िया से और ये सारी क्लासेस अच्छे से करो, मॉक टेस्ट लगाते रहो। अभी आपने लेवल 4 और लेवल 5 का पेपर देखा ही है, काफी अच्छे स्तर में पेपर आपका पूछा गया है। तो अच्छे स्तर की तैयारी करो, है ना, बढ़िया बढ़िया सवाल करो, तभी मजा आएगा और तभी एक अच्छा स्कोर तुम खड़ा कर पाओगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं क्लास की। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बता दूं, छोटी सी बात। वो सभी बच्चे जो कि ऑली बोर्ड के साथ जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो मॉक टेस्ट के फॉर्म में जुड़ना चाहें या पेड कोर्स के फॉर्म में जुड़ना चाहें, आप सभी के लिए ऑली बोर्ड लाया है सुपरमैनिया सेल। ये सेल आपकी 13 से 16 मई तक चलने वाली है, पूरे 4 दिन चलने वाली है ये आपकी सेल। और ये एक बहुत ही बेहतरीन शानदार आपकी ये सेल चलेगी, और जिसमें अपन यहाँ पे आपको दे रहे हैं 40% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट सारे बैंकिंग सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, वो बच्चे जो बैंक की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, एसएससी और बैंक के एसएससी और रेलवे के साथ साथ, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। वो सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको सौरभ कूपन कोड का इस्तेमाल करके। नीचे कूपन कोड दिया गया है, सौरभ कूपन कोड इस्तेमाल करने पर आपको सबसे ज्यादा छूट मिल जाएगी। तो 16 मई के अंदर अंदर आपको सारे बैचेस ज्वाइन करना है। अगर आप कोई मॉक टेस्ट लेते हैं तो वो भी आपको ज्वाइन करना है। ये सारी चीजें हैं, ये सारी आपकी नए एडवांस लेवल टेस्ट मेंस के लिए इंक्लूड किए गए हैं। स्पीड इंप्रूवमेंट टेस्ट को भी डाला गया है। डेली लाइव ग्रुप प्रैक्टिस सेशन भी आपको इस नए सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे कहते हैं बैंकिंग सुपर एलीट सब्सक्रिप्शन। और इसके अलावा अगर आप एसएससी एलीट एसएससी के स्टूडेंट हैं, रेलवे के स्टूडेंट हैं, तो आपको एसएससी प्लस रेलवे एलीट भी मिल जाएगा, जहां पे एसएससी और रेलवे के सारे एग्जाम्स का आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और एसएससी सुपर एलीट अगर आप प्योर एसएससी स्टूडेंट हैं, और एसएससी प्लस रेलवे सुपर एलीट भी एक आपका सब्सक्रिप्शन होता है, जहां पे एसएससी और रेलवे के सारे कोर्सेज सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। तो आप 6 मंथ या 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ अगर सौरभ कोड का इस्तेमाल करके मेरे भाई 13 से 16 मई के अंदर अपना सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट यहाँ पे 45% का मिल जाएगा। तो सभी बच्चे ये सब्सक्रिप्शन जरूर लें और शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। और ऑली बोर्ड से बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करने के लिए, तो जरूर प्रेफर करें ऑली बोर्ड एसएससी। ऑली बोर्ड का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस बाई सौरभ सर मेरा ऑफिशियल पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पे आप पीडीएफ्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। साइंस बाई सौरभ सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला सवाल यहाँ पे देखते हैं और धीरे धीरे करके एक एक करके अपने सारे सवाल करेंगे, सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। और पढ़ने पे फोकस करिए, मैं आज आपको नहीं दिखूंगा स्मार्ट बोर्ड के सामने। आज आपकी क्लास इसी तरह से चलने वाली है, ठीक है। और ये वीडियो प्रीमियर है, लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो सही से मेहनत कर रहे हैं, वो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बढ़िया से पढ़ेंगे, सारे सवाल अपन देखेंगे, सारी बातें समझते हुए चलेंगे। इन ह्यूमन बॉडी द मेन टारगेट ऑफ एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ठीक है, हमारे मानव शरीर में एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। मुख्य लक्ष्य मतलब कौन सा अंग होता है। कुल मिला के सवाल कुछ इस प्रकार से है, मुख्य लक्ष्य क्या होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन का। तो ये इसका जो मुख्य लक्ष्य होता है, ये होता है हमारे किडनी को सुरक्षा देना। क्या करना होता है इसका, किडनी को सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य होता है। ठीक है, याद रखिएगा। जो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन है, जिसे हम एडीएच हार्मोन के नाम से जानते हैं, ठीक है, अगर आपके शरीर में इसकी कमी होती है तो आपको मूत्र में की रोग हो सकता है। कौन सा हो सकता है, डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्र में कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ये आपको रोग हो सकता है, जिसे मूत्र में के नाम से जाना जाता है, यानी बार बार बहुत जल्दी जल्दी टॉयलेट लगना, बहुत जल्दी सूसू आना। तो ये बीमारी किडनी की है, यानी कि ये जो हार्मोन है किडनी की सुरक्षा करता है। एक बात याद रखिएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या एडीएच को वासोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वासोप्रेसिन। ये हार्मोन का श्रावण, यानी ये हार्मोन रिलीज कौन करता है, तो ये हार्मोन का श्रावण करता है पश्च पीयूषिका ग्रंथि।
जिसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, पश्च पीयूषिका ग्रंथि या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये इस हार्मोन का स्रावण करता है। और वासोप्रेसिन बनता कहाँ पे है, यानी इसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जो प्रोडक्शन होता है ये होता है हाइपोथैलेमस में। कहाँ पे होता है, हाइपोथैलेमस में इसका प्रोडक्शन होता है, जिसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत ही शानदार तरीके से हमने इस सवाल का आंसर किया। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज करी? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, आर ए मिलिकन या जेम्स चैडविक, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज करी थी। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। जो आंसर हो जाएगा इस सवाल का वो हो जाएगा जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज करी। जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जाना जाता है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। रदरफोर्ड को हम प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए जाने जाते हैं। इनको प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए एक और साइंटिस्ट का नाम सामने आता है, ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले प्रोटॉन को खोजा था, लेकिन इन्होंने नाम नहीं दिया था उसे प्रोटॉन। इन्होंने केवल इतना खोजा था कि एक एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड, यहाँ पे क्या होता है आपका, सॉरी, एटम के अंदर आपका न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल प्रेजेंट है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल मौजूद है। ये चीज किसने खोजी थी? ई गोल्डस्टीन ने। लेकिन ये इसको सिद्ध नहीं कर पाए थे, ना ही इन्होंने नाम दिया। बाद में रदरफोर्ड ने इसको नाम दिया प्रोटॉन और इसके खोज का श्रेय रदरफोर्ड को चला गया। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। आर ए मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने, इन्होंने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, यानी आपका इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, इस चीज की खोज करी थी आर ए मिलिकन ने। इन्होंने कौन से एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये चीज की खोज करी थी? तो इन्होंने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में ये चीज का पता लगाया था। याद रखिएगा, इन्होंने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे पता लगाया था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम के बराबर होता है। फिर अगला सवाल, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होती हैं? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। एक समतल दर्पण किस प्रकार की प्रतिबिंब बनाया करता है, किस प्रकार की छवि का निर्माण करता है? अगला सवाल आपका ये रहा। समान आकार सीधा, पार्श्व रूप से उल्टा या आभासी। समान आकार सीधा, उल्टा, वास्तविक या आवर्धिक। डिफरेंट शेप या डिफरेंट साइज। सबसे पहली चीज है सेम साइज की इमेज बनती है, ठीक है, स्ट्रेट बनती है, आपकी इन्वर्टेड इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे। और यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, माफ करिएगा, मैग्नीफाइड है ना, मैग्नीफाइड भी एक आपका ऑप्शन है, तो बी नहीं होगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। इक्वल इन साइज यानी बराबर समान आकार की सीधी इमेज बनती है, लेटरली इन्वर्टेड पार्श्विक रूप से उल्टी और वर्चुअल रहती है ना। इमेज कैसी बनती है? आभासी। कैसी इमेज बना करती है? आभासी। ठीक है, आभासी इमेज बनती है। इक्वल इन साइज मतलब जितनी बड़ी वस्तु है उतनी ही बड़ी उस वस्तु की छवि दिखाएगी। जितनी दूर वो वस्तु रखी हुई है उतनी ही दूरी पे दर्पण के पीछे आपकी जो है छवि दिखाई पड़ेगी, है ना। उतनी ही दूर दर्पण के पीछे छवि आपकी दिखाई पड़ेगी। ये आपकी क्या है? वस्तु है। यहाँ पे क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा है। ये आपका यहाँ पे क्या है? प्लेन मिरर है। यहाँ पे क्या रखा है? आपका मिरर रखा हुआ है, प्लेन मिरर। याद रखिएगा, ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब इस तरह है कि मान लीजिए आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है ना कि मेरा हमशक्ल मेरी ही तरफ शकल करके खड़ा हुआ है, मेरी ही तरफ फेस करके खड़ा है, उसे कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज। क्लियर है? तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 2 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 2 किलो घंटा किसके बराबर होता है? 2 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? ये जानिए, जो किलोवाट आवर है ये कॉमर्शियल यूनिट है किसकी? एनर्जी की। क्या कहते हैं इसको? व्यवसायिक इकाई भी कहते हैं। कॉमर्शियल, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, या आपके ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कॉमर्शियल, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई कहते हैं। यानी जो हम घर में ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं वो हम करते हैं किलोवाट आवर में। और 1 किलोवाट आवर ही आपका क्या होता है? 1 यूनिट। अगर हमारे घर में बोला जाए ना कि 50 यूनिट बिजली का बिल आया है, 50 यूनिट अगर बोला जाए कि घर में बिजली का बिल आया है, यानी कि हमने पूरे महीने 50 किलोवाट आवर ऊर्जा वहां पे खर्च करी।
और याद रखिएगा 1 किलोवाट आवर को अगर हम जूल में देखें तो ये होता है 3.6 इंटू 10⁵ सॉरी 10⁵ माफ करिएगा 10⁶ जूल के बराबर कितना होता है 10⁶ जूल के बराबर ये ऊर्जा होती है 36 इंटू 10⁵ जूल होता है या 3.6 इंटू 10⁶ जूल बोलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है जो ये 10⁶ है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मेगा, यानी ये आपका क्या हो जाएगा 3.6 मेगा जूल 1 किलोवाट आवर। तो आपसे बोला है 2 किलोवाट आवर ऊर्जा कितनी होती है, तो ये हो जाएगा 7.2 मेगा जूल। कितना हो जाएगा 7.2 मेगा जूल। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 2 किलोवाट आवर 7.2 मेगा जूल के बराबर होता है। अगला सवाल, पांचवा सवाल पढ़ेंगे आराम से। A 70 kg man pushes 50 kilogram man with a force of 50 Newton. What force did the 50 kg man push on another man? एक 70 किलो का व्यक्ति, एक 70 किलो का व्यक्ति 50 किलो के आदमी पर अपनी ओर कितना बल लगाता है, अपनी ओर उस पे बल लगाता है कितना, यहाँ पे 50 न्यूटन का, यानी ये इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है। ये जो पहला व्यक्ति है ये दूसरे व्यक्ति के ऊपर 50 न्यूटन का बल लगा रहा है। आपको बताना है जो दूसरा व्यक्ति है वो पहले व्यक्ति के ऊपर कितना बल लगा रहा होगा, तो ये भी आपका 50 न्यूटन का ही बल लगाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपका पेयर में होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, ये आपका पेयर में हुआ करता है, जोड़ों में हुआ करता है। दो वस्तुओं के बीच बराबर ये बल लगा करता है। अगर पहली वस्तु दूसरे पे 50 न्यूटन का बल लगा रही है तो दूसरी वस्तु पहले पे भी 50 न्यूटन का बल लगा रही होगी, आपस में, है ना, इक्वल एंड अपोजिट लगा करता है ये बल, याद रखिएगा। अगले सवाल पे बढ़ जाइए, छठा सवाल सभी के स्क्रीन पे ये रहा। अगला सवाल है द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन द पीस ऑफ आयरन वेइंग 28 ग्राम इज। 28 ग्राम वजन वाले लोहे के टुकड़े में लोहे के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। लोहे के परमाणुओं की संख्या पूछा है 28 ग्राम वजन वाले लोहे के टुकड़े में। देखिए बड़ा आसान सा सवाल है। अगर आप देखें आयरन, आयरन का जो आपका द्रव्यमान संख्या होता है वो कितना होता है 26। कितना होता है आयरन का द्रव्यमान संख्या 26, और आपका परमाणु संख्या होती है द्रव्यमान संख्या माफ करिएगा 56 होता है, माफ करिएगा बार बार 26 बोल रहा हूँ, और जो आपका परमाणु संख्या है वो 26 होती है। आपको ये पता है, मैंने कई बार बताया है, जो आपकी द्रव्यमान संख्या है अगर द्रव्यमान संख्या में ग्राम लगा दिया जाए, अगर आपके द्रव्यमान संख्या जो होती है अगर उसमें ग्राम लगा दिया जाए तो वही क्या हो जाता है मोलर मास हो जाता है, यानी कि मोलर द्रव्यमान हो जाता है। यानी अगर मैं 56 में ग्राम लगा दूं तो ये मोलर मास किसका हो गया आयरन का। मोलर मास का क्या मतलब होता है कि एक मोल आयरन एलिमेंट, एक मोल आयरन एलिमेंट्स का जो भार होगा वो कितना होगा 56 ग्राम। तो आपको बताना है 28 ग्राम में कितने लोहे के टुकड़े होंगे, तो हाफ मोल वहां पे लोहे होंगे। कितने होंगे लोहे के परमाणु, कितने होंगे लोहे के एटम, हाफ मोल होंगे। और आपको पता है 1 मोल ये क्या है एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे आधे मोल का मान कितना हो जाएगा, आधा मोल का मान हो जाएगा 3.001011 इंटू 10⁻23, यानी 28 ग्राम में 28 ग्राम लोहे में कुल कितने परमाणु होंगे, कितने एटम होंगे आयरन के 3.011 इंटू 10⁻23। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक बातें। कोई किसी तरह का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। मैं इसीलिए यहाँ पे आप सभी के सामने हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपके मन में ना रह जाए। ठीक है, आगे बढ़े, अगले सवाल में बढ़े। मेटलर्जी का सवाल है, मेटलर्जी इज व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस। धातु कर्म एक किस प्रकार की प्रक्रिया है। सातवां सवाल, मेटलर्जी इज व्हाट प्रोसेस। धातु कर्म एक प्रक्रिया है। रस्टिंग ऑफ आयरन की लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया है। गैल्वेनाइजेशन ऑफ ओर्स अयस्कों का गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया है। टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ओर्स अयस्कों को धातु से निकालने की प्रक्रिया है, या तनुकरण की प्रक्रिया है, डाइल्यूशन की प्रक्रिया है। बताइए मेटलर्जी किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो ये आपका अयस्कों से धातु को निकालने की प्रक्रिया, अयस्कों से धातु को निकालने की प्रक्रिया धातु कर्म यानी मेटलर्जी आपकी कहलाती है।
क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा? टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ओर्स। ठीक है, अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन की प्रक्रिया। ठीक है, और वहां पे और भी कई कई प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, रोस्टिंग की प्रक्रिया, कैल्सिनेशन की प्रक्रिया यानी भर्जन की प्रक्रिया। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं जिसकी मदद से हम अयस्कों से धातुओं को निकालते हैं। अलग अलग प्रकार की धातु, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इनके निकालने की प्रक्रिया, इनके अयस्कों से, इनके ओर्स से इनको निकालने की प्रक्रिया मेटलर्जी, धातु कर्म कहलाती है। अगला सवाल, 8वां सवाल। द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑन पासिंग फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन बिकम्स। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन में जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कितनी हो जाती है या क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, या स्थिर बनी रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपसे पूछा है, विद्युत ऋणात्मकता पूछा है। जब हम नीचे की तरफ जाते हैं यानी या फ्लोरीन, फिर नीचे आएंगे क्लोरीन, फिर नीचे आएंगे ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टाटीन। ठीक है, तो इस तरह से आपके एलिमेंट मौजूद है। 17th ग्रुप, ये मैं बात करूं तो ये आपका हेलोजन है, 17th ग्रुप। और इसमें अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती जाती है। आपको भी पता है सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है पीरियोडिक टेबल में? तो पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो है वो है आपका फ्लोरीन। उसके बाद से कौन सा है? उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है और फिर आयोडीन है। तो ये आपका क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सीरीज। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की या अट्रैक्ट करके अपनी तरफ खींचने की क्षमता ही क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, है ना? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता, करने की क्षमता या कैपेसिटी। ठीक है, यही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाती है। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होगी, अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आपका ग्रुप में अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या होगी? घटोतरी होगी, वो घटता चला जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलो अगला सवाल मेरे भाई, अगला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। फिबुला इज अ बोन फाउंड इन, फिबुला एक हड्डी जिसमें पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है फिबुला? हाथ में, टांग में, कान में या छाती पे? कहाँ पे पाई जाती है फिबुला हड्डी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो फिबुला हड्डी है ये आपकी टांग में पाई जाती है। टांग के हमारे निचले हिस्से में दो हड्डियां होती हैं, ये आपका क्या है? घुटना है, ये क्या है? आपका घुटना वाला भाग है। और हमारे घुटने के नीचे, हमारे घुटने के नीचे वहां पे दो हड्डियां होती हैं। एक हड्डिया को हम क्या कहते हैं? टिबिया कहते हैं। एक हड्डी को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? एक को कहते हैं टिबिया और दूसरी को कहते हैं फिबुला। ये दोनों हड्डियां आपकी पाई जाती हैं। इसी तरह टांग के ऊपरी हिस्से में एक हड्डी होती है, ये जो बड़ी वाली हड्डी होती है टांग में एक, इसे कहते हैं फीमर हड्डी। क्या कहते हैं इसको? फीमर हड्डी कहते हैं। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर हड्डी। यही आपके मानव शरीर की लार्जेस्ट बोन है, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी आपकी होती है फीमर हड्डी। फिबुला जो हड्डी है ये थिनेस्ट हड्डी होती है, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी, थिनेस्ट बोन आपकी होती है। ठीक है, ये कौन सी होती है? थिनेस्ट बोन होती है, सबसे पतली हड्डी अगर बात की जाए तो आपकी कौन सी होती है? ये फिबुला हड्डी हुआ करती है। ठीक है, एक इसी तरह से आपको हाथ में भी याद रखना है, जैसे ये आपका हाथ है मानव शरीर का। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट एक सवाल बनता है पेपर में, हालांकि आपको पता होगा, उम्मीद करता हूँ। जैसे हाथ है, हाथ के निचले हिस्से में भी हमारे, हाँ, हमारे हाथ के निचले हिस्से में दो हड्डियां पाई जाती हैं। जैसे पैर के निचले हिस्से में दो हड्डियां पाई जाती हैं, और पैर के, हाथ में के ऊपर नीले हिस्से वाले में भी दो हड्डियां, एक हड्डी पाई जाती है, माफ करिएगा, एक हड्डी। इस हड्डी को बोलते हैं ह्यूमेरस। आपको सारी हड्डियों का नाम इंग्लिश में याद रखना है क्योंकि पेपर में इंग्लिश में आएगा। तो जैसे कि आपका फीमर हड्डी, जांघ की हड्डी को कहते थे ना थाई बोन, क्या कहते थे? आपकी जो जांघ की हड्डी होती है ना, आपकी जो थाई बोन होती है उसे हम कहते हैं फीमर बोन। इसी तरह अपर आर्म, ऊपर के हाथ के हिस्से को ह्यूमेरस हड्डी कहते हैं, और नीचे वाले को, एक को क्या बोलते हैं? रेडियस। एक को क्या बोलते हैं? रेडियस। और दूसरी हड्डी को बोला जाता है अल्ना। क्या जाता है? रेडियस और अल्ना हड्डी कहते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल था, ये भी एक आपका बेहद महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे देखा हमने।
फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आप सभी के स्क्रीन पे अगला सवाल, 10वां सवाल। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज डबल्ड देन इट्स वेवलेंथ विल बी। यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए तो उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी हो जाएगी? अगर किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए तो उसकी तरंग की आवृत्ति तरंग दैर्घ्य कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। आवृत्ति तो दोगुनी कर ही दिया है आपकी। तो आपका जो यहाँ पे तरंग की आवृत्ति अगर दोगुनी कर दी, यानी आपने फ्रीक्वेंसी को मेरे भाई कितना कर दिया, डबल कर दिया। फ्रीक्वेंसी को कितना कर दिया मेरे भाई आपने, डबल कर दिया। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, मूल का आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा जो आपका वेवलेंथ है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के। वेवलेंथ जो है आपकी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो आपका जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ आपकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे बन के आता है। क्लियर है? यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? कुछ यहाँ पे किसी भी तरह का डाउट, किसी भी तरह का यहाँ पे डाउट आप सभी के सामने बताइए अगर हो तो। नहीं तो फिर अगले सवाल में बढ़ते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। 11वां सवाल आप सभी के स्क्रीन पे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी स्ट्रेस? भौतिक मात्रा तनाव की इकाई क्या होती है? आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, पढ़िए और आराम से आंसर करिए। देखिए जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस क्या होता है, ये आपका जैसे कि प्रेशर होता है ना, उसी प्रकार से आपका स्ट्रेस भी होता है। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है, ये आपका फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो यहां पे अगर देखें तो फोर्स की इकाई क्या होती है, अगर आप देखें यहां पे तो फोर्स की इकाई होती है न्यूटन, और एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर में। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट होनी चाहिए। लेकिन हमें पता है कि प्रेशर, प्रेशर की भी इकाई क्या होती है, प्रेशर का भी फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। और इसकी जो एसआई इकाई कही गई है वो बोली गई है पास्कल। इसको नाम जो दिया गया है वो दिया गया है पास्कल। यानी प्रेशर की इकाई अगर पास्कल है और फोर्स पर यूनिट एरिया फॉर्मूला है, तो जो स्ट्रेस है वो भी एक प्रकार का क्या है, जो आपका स्ट्रेस होता है वो भी एक प्रकार का आपका प्रेशर ही है। तो आंसर क्या होना चाहिए, पास्कल होना चाहिए। तो स्ट्रेस यानी तनाव जिसे कहते हैं फिजिक्स में, इसकी इकाई आपकी पास्कल के बराबर हो जाती है। ठीक है, अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पे आ रहा है, 12वां सवाल। पढ़ेंगे सभी लोग इस सवाल को। ठीक है, और एक सेकंड मैं इसमें थोड़ा सा एक सुधार कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पे फिर इसके बाद वो सवाल आपको मैं शो करता हूं। चलिए अगला सवाल, 12वां सवाल, पढ़िएगा सभी लोग। घुन और किलनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ माइट्स एंड टिक्स इज कॉल्ड एज एक्रोलॉजी, एक्टिनोबायोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी या एनाटॉमी। क्या कहा जाता है घुन और किलनी यानी माइट्स एंड टिक्स? आपने डॉग्स देखा है, डॉग्स है ना, स्ट्रीट डॉग्स। अगर आप रोड के कुत्तों को देखो तो वो क्या रहते हैं, काफी गंदे रहते हैं। क्या रहते हैं, वो काफी गंदे रहते हैं और उनमें कीड़े लगे हुए होते हैं। ठीक है, उनमें क्या लगे होते हैं, कीड़े। तो वो जो कीड़े हैं ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, टिक्स। क्या कहते हैं, टिक्स और माइट्स। ठीक है, वो किलनी जिसे कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, किलनी। कुछ अलग अलग लैंग्वेज में कहते हैं इन कीड़ों को, हिंदी में किलनी कहते हैं या टिक्स या माइट्स कहते हैं। इनके अध्ययन को जो बोला जाता है वो क्या कहा जाता है, ये आपका अगला सवाल है। क्या कहा जाता है मेरे भाई इसको? इसको बोला जाता है क्या, एक्रोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको, एक्रोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, एक्रोलॉजी इसको बोला जाता है माइट्स एंड टिक्स के अध्ययन को। ठीक है, आगे अगर मैं बोलूं एक्टिनोबायोलॉजी क्या होता है, एक्टिनोबायोलॉजी किसको कहते हैं? तो जो आपका एक्टिनोबायोलॉजी है ये कहलाता है स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन अपॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो जीव जंतु होते हैं उनके ऊपर विकिरण का क्या प्रभाव पड़ता है, रेडिएशन का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है रेडिएशन का, उसके अध्ययन को एक्टिनोबायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है,
उसके अध्ययन को एक्टिनोबायोलॉजी कहा जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा एक्टिनोबायोलॉजी। अगर आपसे ये पूछे कि किसी भी जीव में अगर किसी भी विकिरण का प्रभाव पड़े उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। एग्रोस्टोलॉजी जो होता है ये घास के अध्ययन को बोला जाता है। एग्रोस्टोलॉजी जो होता है ये घास के अध्ययन को कहा जाता है, यानी कि स्टडी ऑफ ग्रास, द ब्रांच ऑफ बॉटनी कंसर्न्ड विद द ग्रासेस। एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है, घास के अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। एनाटॉमी, एनाटॉमी जो होता है ये ऐसी शाखा है जीव विज्ञान की जो कि किसी भी जंतु के, किसी भी जीव के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के शारीरिक संरचना के अध्ययन करता है, शारीरिक संरचना को अध्ययन करता है। शरीर के अन्य अन्य भाग जो होते हैं, अन्य अंग होते हैं, शरीर के जो पार्ट हैं उनके अध्ययन को, उनके स्ट्रक्चर को, उनका बनावट कैसा है किसी भी जीव के, उसके अध्ययन को एनाटॉमी कहा जाता है। ये आपकी जीव विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा होती है। अगला सवाल है, लेपिडोटेरोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द फॉलोइंग। लेपिडोटेरोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। लेपिडोटेरोलॉजी, फर्न, लिपिड्स एंड फैट्स, मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज, एनिमल्स एंड स्टैग्नेंट वाटर। तो जो लेपिडोटेरोलॉजी है ये आपका बटरफ्लाइज के अध्ययन को और मॉथ्स के अध्ययन को बोला जाता है, यानी कि पतंगे जो होते हैं और तितलियां, पतंगे और तितलियां, इनके अध्ययन को लेपिडोटेरोलॉजी बोला जाता है। इनके अध्ययन को क्या कहते हैं, लेपिडोटेरोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, पतंगे जो कीड़े होते हैं ना, जो कीड़े हुआ करते हैं उन पतंगों को बोला जाता है मॉथ्स, और बटरफ्लाइज, ठीक है, तितलियां, उनके अध्ययन को लेपिडोटेरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है आप सभी के सामने, किस ग्रह की कक्षा में उस बिंदु का नाम जो सूर्य से निकटतम है। किसी ग्रह की कक्षा में उस बिंदु का नाम, किसी भी ग्रह की कक्षा में उस बिंदु का नाम जो कि सूरज से सबसे निकटतम दूरी पे होता है। नेम द पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ अ प्लेनेट विच इज क्लोजेस्ट फ्रॉम द सन। आपको भी पता है, मान लीजिए ये सूरज है, सूरज के ऊपर चारों तरफ अगर कोई प्लेनेट या कोई ग्रह चक्कर काटता है तो एक ऐसा समय आता है जब वो सूरज के सबसे नजदीक होता है और एक ऐसा समय आता है जब वो सूरज से सबसे दूर होता है। तो ये क्या होता है, फार्थेस्ट डिस्टेंस जब वो सूरज से सबसे दूर होता है, और ये होता है क्लोजेस्ट डिस्टेंस जब वो सूरज से सबसे पास होता है। तो इसको बोला जाता है उपसौर बिंदु या उपसौर दूरी या पेरीहेलियन पॉइंट। उपसौर दूरी या पेरीहेलियन पॉइंट, और जब वो सबसे दूर होता है इसे कहते हैं अपसौर बिंदु या अपसौर दूरी, यानी कि आपका एपेलियन पॉइंट या एपेलियन डिस्टेंस। तो यहाँ पे पूछा है सबसे निकटतम दूरी यानी पेरीहेलियन, उपसौर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सबसे दूर पूछा होता कि जिस वक्त कोई भी ग्रह या आपका वहां पे सूरज से सबसे ज्यादा दूरी पे होता है तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एपेलियन पॉइंट। इसी तरह जो एपोजी होता है ये कोई भी चंद्रमा है ना, मून से आपका जो अर्थ है यानी कि पृथ्वी की जब दूरी होती है, ये जब सबसे अधिक हो, जब क्या हो, मैक्सिमम हो, दूरी सबसे अधिक हो, तो ये कहते हैं एपोजी पॉइंट। और जब आपका चंद्रमा मून और पृथ्वी की निकटतम दूरी जब हो, जब निकटतम होते हैं एक दूसरे के, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस हो, निकटतम दूरी हो, उस बिंदु को कहते हैं पेरिजी पॉइंट। उस बिंदु को कहते हैं पेरिजी पॉइंट। देख सकते हैं सन, ये है हमारी पृथ्वी, ये क्या है, हमारी पृथ्वी। जब पृथ्वी सबसे ज्यादा दूरी पे है तो आप अपने सामने देख सकते हैं इस बिंदु को कहते हैं पेलियन पॉइंट। ये आपकी पृथ्वी देखो सबसे नजदीक है इस वक्त सूरज के, तो ये कहलाता है पेरीहेलियन पॉइंट। इसी तरह देखो ये चंद्रमा है, ये तुम्हारी मून है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रही है। जब चंद्रमा सबसे दूर है इसे कहते हैं एपोजी, और जब चंद्रमा सबसे नजदीक होता है इसे कहते हैं पेरिजी पॉइंट। ठीक है, तो ए से शुरू होने वाले जो दोनों शब्द हैं ये सबसे ज्यादा दूरी को बताते हैं, पी से शुरू होने वाले जो शब्द हैं ये सबसे कम दूरी को बताते हैं। बस थोड़ा सा याद रखना, पेरिजी है ना, पेरिजी या पार्लेजी मून में मिलता है। कहाँ मिलता है, पार्लेजी मून में मिलता है। तो पेरिजी से याद रखिएगा चंद्रमा की बात कर रहे हैं, और पेरीहेलियन की बात कर रहे हैं जब किसी ग्रह की बात कर रहे होते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी पिगमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक वर्णक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक वर्णक नहीं है, हरा, मैजेंटा, नीला या लाल।
निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक वर्णक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी पिगमेंट? याद रखिएगा, सेकेंडरी पिगमेंट और प्राइमरी पिगमेंट क्या होते हैं? प्राइमरी पिगमेंट अगर बात किया जाए तो ये आपके होते हैं येलो, श्यान और मेजेंटा। कौन से होते हैं? येलो, श्यान और मैजेंटा। ये तीन कलर क्या होते हैं? आपके प्राइमरी पिगमेंट होते हैं। याद रखिएगा, जो द्वितीयक रंग होते हैं, जो द्वितीयक रंग होते हैं या सेकेंडरी कलर्स होते हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी कलर्स के नाम से जानते हैं, वही प्राइमरी, वही आपके क्या कहलाते हैं? प्राइमरी पिगमेंट कहलाते हैं, येलो, श्यान और मैजेंटा। और इसी प्रकार से जो आपके सेकेंडरी पिगमेंट हो जाए, सेकेंडरी पिगमेंट क्या हो जाते हैं? सेकेंडरी पिगमेंट हो जाते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू। सेकेंडरी पिगमेंट क्या हो जाते हैं? आपके रेड, ग्रीन और ब्लू कलर जो होते हैं वो सेकेंडरी पिगमेंट होते हैं। यानी याद रखना है, द्वितीयक वर्णक वही होते हैं जो प्राथमिक रंग होते हैं। द्वितीयक वर्णक वही होते हैं जो आपके प्राथमिक रंग होते हैं, वही द्वितीयक वर्णक होते हैं, वही सेकेंडरी पिगमेंट हुआ करते हैं। याद रखेंगे, यहां तक याद रखेंगे। तो बोला है द्वितीयक वर्णक नहीं है, तो हरा, लाल और नीला तीनों आपके द्वितीयक वर्णक है। मैजेंटा जो है ये प्राथमिक वर्णक है, प्राइमरी पिगमेंट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मैजेंटा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल का। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? तो याद रखिएगा, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी कलर अगर आपने याद कर लिया है, अगर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी कलर याद है, तो आपको वहां पे याद रहेगा प्राइमरी पिगमेंट और सेकेंडरी पिगमेंट, है ना? प्राथमिक वर्णक और द्वितीयक वर्णक भी आपको वहां पे याद रहने वाला है, फिर वहां पे आप ये चीज नहीं भूलोगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुका गर्दन में पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेई, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेई आर फाउंड इन नेक? हिंदी इंग्लिश में सेम नाम आपको लिखा मिलेगा पेपर में। सर्विकल को हिंदी में सर्विकल लिख देगा, थोरैरिक को थोरैरिक लिख देगा, लुम्बार को लुम्बार लिख देगा। आपको बताना है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुका गर्दन में पाई जाती है। तो जो गर्दन में पाई जाती है वो कौन सी होती है? यहाँ पे अगर आप फिगर देखें तो जो सर्विकल वाली कशेरुका है, सर्विकल के जो 7 हड्डियां होती हैं, जो 7 वर्टिब्रेई, जो 7 आपकी वर्टिब्रेई हैं, 7 कशेरुकाएं होती हैं, ये हमारे गर्दन में जुड़ी होती हैं। कहाँ पे? मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, गर्दन से जुड़ी हुई रीढ़ की हड्डी का भाग होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा पीछे? आंसर हो जाएगा सर्विकल। आंसर क्या हो जाएगा? सर्विकल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बीच में पीठ में पाई जाती हैं, जो हमारे पीठ में पाई जाती हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं थोरैरिक। उन्हें क्या कहते हैं? थोरैरिक। ये 12 हड्डियां होती हैं। जो कमर में निचले के हिस्से में पाई जाती हैं, कमर में नीचे के हिस्से में पाई जाती हैं, इन्हें हम कहते हैं लुम्बार, और ये 5 हड्डियां होती हैं। फिर इसके बाद जो आपका कमर के ये नीचे वाला हिस्सा होता है ना, यहाँ पे जो हरे रंग से दिख रहा है, इसे हम कहते हैं सैक्रम। ये 5 हड्डियां मिल करके बनी होती हैं। 5 हड्डियां यहाँ पे भी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके शरीर का विकास होता है ये जुड़ जाती हैं और यहाँ पे बनाती हैं सैक्रम। और उसके नीचे एक छोटा सा टेल बोन दिख रही है, पूंछ की हड्डी जिसे कहते हैं, जो कि बाकी के जो अन्य जानवर हैं उसमें यही हड्डी से उनकी पूंछ जुड़ी होती है, उनमें यही हड्डी से उनकी पूंछ जुड़ी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? टेल बोन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है कॉकिक्स। क्या कहलाता है? कॉकिक्स। तो अगर पूछे कि पूंछ की हड्डी कौन सी होती है, टेल बोन कौन सी होती है इंसानों में, तो ये कॉकिक्स है। और ये 4 हड्डियों के फ्यूजन से, 4 हड्डियों के जुड़ने से बना होता है। तो यहाँ पे अगर देखो तो 12 7 19 और 19 4 23, 10 33, तो कुल मिला के 33 वर्टिब्रेई, 33 कशेरुकाएं एक इंसान में होती हैं। अगर कभी पूछे कि कुल कशेरुकाओं की संख्या कितनी है, कुल कशेरुकाओं की संख्या कितनी है, तो कुल कशेरुकाएं 33 हुआ करती हैं। कुल कशेरुकाएं आपकी कितनी होती हैं? 33 के बराबर हुआ करती हैं। सभी को क्लियर है यहाँ पे? यहाँ पे सभी मेरे भाइयों को क्लियर है यहाँ तक? चलिए, कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं है ना? चलो आगे बढ़ जाओ, अगले सवाल में बढ़ो। 17वां सवाल, निम्नलिखित में से, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन रोम्बोसेफेलॉन का एक भाग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ रोम्बोसेफेलॉन? रोम्बोसेफेलॉन का भाग आपका निम्नलिखित में से कौन सा है? मेडुला वाला भाग है, मेडुला वाला भाग है, मिड ब्रेन मस्तिष्क वाला भाग है, थैलेमस वाला भाग है, या टेम्पोरल लोब वाला भाग है? कौन सा वाला भाग है यहाँ पे रोम्बोसेफेलॉन का? देखिए याद रखिएगा, रोम्बोसेफेलॉन, मीजोसेफेलॉन, प्रोसेनसेफेलॉन, ये जो चीजें हैं ये आपका क्या है? ये मस्तिष्क के हिस्से होते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? मस्तिष्क का हिस्सा इनको कहा जाता है। मैंने ये बात बहुत अच्छे से पढ़ाई थी जब मैंने ब्रेन वाला चैप्टर पढ़ाया हुआ था, तो मैंने ये चीज बहुत अच्छे से आपको वहां पे पढ़ा रखी थी कि मस्तिष्क का 3 भाग है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। वहां पे जो आपका
हिंड ब्रेन का भाग है, हिंड ब्रेन का भाग है उसे कहते हैं रोम्बोसेफेलॉन। और मेडुला जो मज्जा है आपका मेडुला, ठीक है, या आप कह लें मेडुला के अलावा जो बाकी तीन भाग हैं जैसे कि सेरिबेलम, अगर मेडुला के अलावा कह लें सेरिबेलम वाला भाग, मेडुला के अलावा अगर हम बोल दें सेरिबेलम वाला भाग या पॉन्स वाला भाग, ये तीनों किसके भाग हैं? हिंड ब्रेन के भाग हैं। किसके? पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन के भाग हैं। और हिंड ब्रेन को ही रोम्बोसेफेलॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है हिंड ब्रेन को? रोम्बोसेफेलॉन आपका कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे आ जाएगा रोम्बोसेफेलॉन। जो मध्य मस्तिष्क है इसको विभाजित नहीं किया गया है और मस्तिष्क में, और इसको जो भाग कहा जाता है इसको कहते हैं मीजोनसेफेलॉन। क्या बोलता है? मीजन या मीजो, माफ करिएगा स्पेलिंग गलत है, मीजनसेफेलॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजनसेफेलॉन। स्पेलिंग होती है MESOEN, मीजन सेफेलॉन। क्या बोलते हैं? मीजन सेफेलॉन। ठीक है, ये आपका मध्य मस्तिष्क का भाग होता है। आपको पता है थैलमस, टेम्पोरल लोब या फ्रंटल लोब, या आपका कह सकते हैं कि फोर ब्रेन, थैलमस और हाइपोथैलेमस, फोर ब्रेन, थैलमस और हाइपोथैलेमस, ये तीनों चीजें आपकी किसके पार्ट हैं? ये आपके फोर ब्रेन के पार्ट हैं। ठीक है, फोर ब्रेन। सेरिब्रम का पार्ट क्या होता है? सेरिब्रम का पार्ट है चार लोब। ये टेम्पोरल लोब किसका पार्ट है? सेरिब्रम। किसका पार्ट है? सेरिब्रम, अग्र मस्तिष्क। सेरिब्रम चार लोब में विभाजित है। तो थैलेमस, सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस सब फोर ब्रेन के पार्ट हैं। और फोर ब्रेन को जो नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है? प्रोजेनसेफेलॉन। क्या नाम दिया गया है? प्रोजेनसेफेलॉन इसको नाम दिया गया है। तो मस्तिष्क के तीनों भाग को आपको याद रखना है। ठीक है, आपको प्रोजेनसेफेलॉन, मीजोनसेफेलॉन और रोम्बोसेफेलॉन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा आपको ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सारी बातें। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। 18वां सवाल, सभी मेरे भाई 18वें सवाल पे पढ़ेंगे। बताएंगे 18वें सवाल का आंसर आपका कितना होगा। द केमिकल फार्मूला ऑफ द लाफिंग गैस, हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? द केमिकल फार्मूला ऑफ लाफिंग गैस, हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? NO, N2O, NO2 या N2O3 क्या होता है? तो जो हास्य गैस होती है इसका जो रासायनिक फार्मूला बनता है मेरे भाई, ये बनता है N2O। क्या बना करता है? N2O, जिसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से भी इसे जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। इसी को हास्य गैस या लाफिंग गैस कहते हैं। आपने मूवी देखी होगी, ठीक है, और वहां पे आपने देखा होगा कि लास्ट में सब लोग हंसते हैं। क्या तो नाम था? हाउसफुल, है ना? हाउसफुल मूवी में आपने देखा होगा लास्ट में सब लोग हंसते हैं, पूरे हॉल में गैस छोड़ दी जाती है, सब हंसते हैं। वो यही लाफिंग गैस है जिसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। ये होती है NO2 जिसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, और ये एक प्रकार का ये प्रदूषक है। क्या है? ये पॉल्यूटेंट है। ये पॉल्यूटेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कह सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये एक प्रकार का पॉल्यूटेंट है, एक प्रकार का प्रदूषक ये हुआ करता है। अगला सवाल है, एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? अगर मैं आपको बोलूं विषम चक्रीय यौगिक कौन होते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक और एक होता है साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, एक होता है आपका साइक्लिक कंपाउंड, एक होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो विषम चक्रीय यौगिक उनको कहते हैं जिन कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा यदि उनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर तीनों में से कुछ भी चीज मौजूद है, यानी तीनों में से कोई भी चीज अगर वहां पे प्रेजेंट है, तो हम उस कार्बनिक यौगिक को, उस हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बोलेंगे? उस हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेरे भाई कहते हैं विषम चक्रीय यौगिक या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो अगर हम नेप्थलीन की बात करें तो नेप्थलीन दो बेंजीन रिंगों से जुड़ा होता है, और आपको पता है बेंजीन किससे बनता है? कार्बन और हाइड्रोजन से। यानी नेप्थलीन जो है आपका विषम चक्रीय यौगिक नहीं है, ये सम चक्रीय यौगिक है। अगर आप देखें तो जो ये कोने हैं, ये कोने आपके कार्बन को दर्शाते हैं, और हर कार्बन से यहाँ पे दो कार्बन को छोड़ के, बीच वाले ये दोनों कार्बन को छोड़ के बाकी अन्य जो कॉर्नर है, अन्य कार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन बस जुड़ा होता है। तो केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बेंजीन, सीधी सी बात हो गई, अगर दो बेंजीन मिलकर नेप्थलीन बन रहा तो बेंजीन में भी कार्बन प्रेजेंट होगा।
और जो एंथ्रासीन है, 3 बेंजीन रिंग को अगर जोड़ दिया जाए तो बनता है एंथ्रासीन। अगर आप 3 बेंजीन रिंग को कुछ इस प्रकार से अगर जोड़ देते हैं तो ये क्या बनता है, एंथ्रासीन बनता है। यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, फ्यूरान आंसर हो जाएगा। नेप्थलीन, बेंजीन और एंथ्रासीन कार्बनिक यौगिक हैं। ऐसे आपके ये चक्रीय यौगिक हैं, है ना, कार्बनिक चक्रीय यौगिक, साइक्लिक ऑर्गेनिक साइक्लिक कंपाउंड्स, जिनमें की केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। तो आंसर होगा फ्यूरान, और ये फ्यूरान ही आपका विषम चक्रीय यौगिक है। फ्यूरान का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कुछ इस प्रकार का बनता है, जहां पे एक ऑक्सीजन आपका मौजूद होता है। तो 4 कार्बन होता है और एक आपका यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद होता है, ये कहलाता है फ्यूरान। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो तो ऑक्सीजन मौजूद है ना, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर, इनमें से कोई भी चीज अगर आपकी वहां पे मौजूद होती है तो वो हो जाता है विषम चक्रीय यौगिक, यानी कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला सवाल यहाँ पे 20वां सवाल, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। द एंटीसेप्टिक कंपाउंड प्रेजेंट इन डेटॉल इज, डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक क्या होता है, यानी डेटॉल में ऐसा कौन सा एंटीसेप्टिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसकी मदद से वो हमारे घाव को भरने में मदद करता है। जब भी आपके कभी चोट वगैरह लग जाती होगी, कट वगैरह जाता होगा, तो आपने देखा होगा आप इसको लगा देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताओ कि क्या होगा जो प्रतिरोधी यौगिक है। यहाँ पे प्रतिरोधी यौगिक आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा प्रतिरोधी यौगिक, क्लोरोजाइलिनॉल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और याद रखना, टरपाइनॉल। क्या याद रखोगे, टरपाइनॉल। क्लोरोजाइलिनॉल और टरपाइनॉल ये दोनों के दोनों एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक कंपाउंड्स आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रोग प्रतिरोधी यौगिक मौजूद होते हैं। दोनों नाम टरपाइनॉल और क्लोरोजाइनिनॉल, याद रखिएगा दोनों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों आपके बेहद ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर ये सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहीं पे खत्म करते हैं आज की क्लास को। उम्मीद करता हूँ सबको सारी बातें समझ में आई होंगी। एक बार मैं फिर से सभी बच्चों को बता दूं, ये ऑलिव बोर्ड की सुपर सेल चल रही है, ठीक है। सुपर मेनिया सेल चल रही है, ठीक है। ये बहुत ही कम इस तरह के ऑफर आया करते हैं। इस तरह की सेल बहुत ही कम आती है जब आपको इतना डिस्काउंट मिल जाए। 13 से 16 अप्रैल ये सेल चलने वाली है। 40% का ऑफ आपको सारे बैंकिंग सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। आपको पता है ऑलिव बोर्ड से बेस्ट प्लेटफॉर्म बैंकिंग के लिए नहीं है। तो जो बच्चे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं बैंकिंग की, वो ये सुपर मैनिया सेल का जरूर फायदा उठाएं 13 से 16 मई में, और 40% का डिस्काउंट लें। यहाँ पे दिया हुआ है कूपन कोड आपके सामने, कूपन कोड आपको लगाना होगा सौरभ, और ये सुपर कूपन कोड अगर लगाओगे, सब्सक्राइब करवाओगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अच्छा खासा डिस्काउंट। बहुत सारे फीचर्स ऐड करे गए हैं ऑलिव बोर्ड के ऐप में। ऑलिव बोर्ड का ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, ठीक है। आपको ये ऐप प्ले स्टोर में मिल जाएगा। प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करो या oliveBoard.in वेबसाइट से विजिट करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एडवांस लेवल टेस्ट मिलेंगे, आपको स्पीड इंप्रूव करने वाले टेस्ट मिलेंगे, है ना। डेली ग्रुप प्रैक्टिस सेशंस आपके मिलेंगे आपको वहाँ पे। तो बहुत तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो ऑलिव बोर्ड के साथ, बैंकिंग के स्टूडेंट स्पेशली। और अगर आप एसएससी या रेलवे के स्टूडेंट हैं तो भी आप यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। एसएससी एलीट, जिसमें एसएससी के सारे टेस्ट मिल जाएंगे, सारे मॉक टेस्ट प्री और मेंस लेवल के, जितने भी एसएससी में परीक्षाएं होती हैं सारे। और अगर आप एसएससी प्लस रेलवे एलीट लेते हैं तो वहां पे एसएससी और रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं, प्री मेंस सेक्शनल टेस्ट, सबका एक्सेस मिल जाएगा। इसी तरह एसएससी सुपर एलीट एक सब्सक्रिप्शन होता है जहाँ पे सारे कोर्सेज और सारे मॉक टेस्ट, सारे नोट्स की पीडीएफ, सब चीज मिल जाती है। और अगर आप एसएससी प्लस रेलवे सुपर एलीट लेते हैं तो वहां पे रेलवे और एसएससी के सारे कोर्सेज, सारे मॉक टेस्ट, सारी आपको पीडीएफ्स वगैरह मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सौरभ कोड का इस्तेमाल करके। सभी उन सीरियस बच्चों के लिए जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं ऑली बोर्ड प्लेटफॉर्म के साथ, क्योंकि ये सबसे शानदार प्लेटफॉर्म है पूरे मार्केट में। अगर कोई सबसे धांसू प्लेटफॉर्म है तो वो आपका कौन सा है, ऑली बोर्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 13 से 16 मई तक जरूर ये सुपरमैनिया, आप सुपरमैनिया यहाँ पे लें और 45% का छूट उठाइए। एसएससी और रेलवे वालों के लिए और ज्यादा डिस्काउंट है 5% का सौरभ कोड इस्तेमाल करने पर। कोड आप सौरभ लगाना, दूसरा लगाओगे तो इतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा सौरभ कोड पे आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, तो यहीं पे खत्म करते हैं आज की क्लास को। उम्मीद करता हूँ सभी को मजा आया होगा, सभी को बहुत ही अच्छे से सारी बातें समझ में आई होंगी। मेरे भाइयों, आप अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो साइंस बाई सौरभ सर
ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, पर्सनल ग्रुप है टेलीग्राम का, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आप भी यहाँ पे जुड़िए। इन सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको इसी ग्रुप में मिलेंगी, ठीक है। तो इन सारी क्लासेस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ये ग्रुप ज्वाइन करिए। आप मेरे से डाउट भी पूछ सकते हैं पर्सनली। आप यहाँ से मुझे पाएंगे एडमिन में, मैं आपको ओनर में मिल जाऊंगा सौरभ के नाम से। तो पर्सनली आप मुझे यहाँ से टेक्स्ट करके अपने कोई भी डाउट वगैरह है या कोई भी जानकारी लेनी है तो आप वहाँ से मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो डायरेक्ट कनेक्ट होने का रास्ता है साइंस बाई सौरभ सर मेरे द्वारा, ठीक है, कि आप मुझसे कनेक्ट कर पाएँ। ख्याल रखिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, सभी बच्चों को मज़ा आया कि नहीं। नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो ऑली बोर्ड चैनल को और बेल आइकन दबा लो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स में बताओ, दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलेंगे अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।